अस्सलाम वालेकुम। तो 3 जून 2026 को मेरा यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, जितने भी सवाल कलेक्ट किए हैं केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, मतलब 5 के 5 सेक्शन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने यहाँ पर सिंपल जो है ना वो ऑप्शन से नहीं बनाए, डायरेक्ट जो सवाल स्टूडेंट से कलेक्ट करके उसका जवाब डायरेक्ट लिख दिया है। मतलब आज जो एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं बनाया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछिए और आपको पता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें क्या होता है, कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का डायरेक्ट जो बॉन्ड होगा वो नहीं होगा, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा है। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, और अगर OH लगा दिया तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसका जवाब ये मैंने लिखा हुआ भी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए तो वो इस नंबर पर मुझसे मैसेज करके ले सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। अब ये अल्कोहल है, अब ये अल्काइल हैलाइड का पूछ रहा है, तो अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। सिंपल यहाँ पर हेलोजन लगा दो, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और ये आपके पास हेलोजन है, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, इसमें आपके पास फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो। तो यहाँ पर एक्स का मतलब होता है यहाँ पर ये हेलोजन, तो हेलोजन लगाएंगे तो आपके पास अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो आपके जवाब पास ये जवाब अवेलेबल है। उसके बाद है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब हाइड्रोजन आपको पता है कि उसके पास ना एक ही प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर 1s1 मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में। तो ऑप्शन स्टूडेंट बता रहे थे SP और D था, ठीक है, FP नहीं था, तो SPD था, ठीक है। तो SPD में आपके पास जो D ब्लॉक अवेलेबल है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो D ब्लॉक उसमें ऑप्शन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को मिलाए रखे, हम उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मालिक्यूल की सूरत में, तो वो ऐसी फोर्स, ऐसी कुव्वत जो दो एटम्स को मिलाए रखे, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मेल्टिंग ऑफ आइस इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज। अब ये चेंज पूछ रहा है। अब देखो ये मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जिसकी भी ना 5 तारीख को टेस्ट होगी या 6 तारीख को होगी, तो उसमें ये फिजिकल चेंज दे रहा है। फिजिकल चेंज में अब इसमें कोई और ऑप्शन भी दे सकता है। चेंज जो आपके पास होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं फिजिकल, एक आपके पास होती है फिजिकल, दूसरी आपके पास होती है केमिकल। अब फिजिकल और केमिकल चेंज आपके पास है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। फिजिकल जो चेंज होती है ना, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नो न्यू सब्सटेंसेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पर मेल्टिंग ऑफ आइस है। आइस यहाँ पर जो है ना मिसाल के तौर पर वो फिजिकल चेंज है। अब आइस फिजिकल चेंज क्यों, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, मतलब ये आइस है, ये पहले भी पानी था, ठीक है, सिंपली इसकी स्टेट चेंज हो गई है, बाकी नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना। आइस तो आइस ही रहेगी, मतलब जो वाटर है वाटर तो वाइट वाटर ही रहेगा। मिसाल के तौर पर दूसरी अगर मैं कहूँ कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप क्या करो, कट करो, ठीक है, फाड़ दो। जब आप पेपर को फाड़ देंगे, कट करेंगे, तो वो पेपर तो पेपर ही रहेगा, पेपर कोई और स्टेट में चेंज थोड़ी होगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा। तो ये आपके पास है, जब कोई नया सब्सटेंस ना बने, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो लोहे पे जब जंग लग जाता है ना, तो एक और चीज़ बन जाती है। या मिसाल के तौर पर इसके और क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जल जाता है, ठीक है, तो जब कोयला जल जाता है ना, तो वो दूसरी स्टेट या चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर इन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुकिंग ऑफ एग, जब एग को आप कुक करते हो, ठीक है, एक दूसरी चीज़ बन जाती है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस फार्म, इसमें न्यू सब्सटेंस फाउंड, मतलब कोई नई चीज़ बन जाए, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहा ऑक्सीजन तो एक अलग चीज़ बन गई। बर्निंग ऑफ कोल, कोयलों को आप जलाएंगे तो राख बन जाएगी, तो अलग बन जाएगी। अब पहले कोयला था, अब राख बन गया, उसकी जो है ना वो अलग चीज़ बन गई, नया सब्सटेंस बन गया, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है।
फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस है एंड कटिंग ऑफ पेपर है, या इसकी एक और एग्जांपल है साल्ट इन वाटर। जब आप पानी जो है वो नमक को पानी में डिजोल्व करेंगे तो आपके पास ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है, ये आपके पास केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसमें नया सब्सटेंस बनेगा, तो ये आपको लाजमी याद रखना है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज द फिजिकल चेंज आपके पास है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है होमोजीनियस मिक्सचर। सिंपल होमोजीनियस मिक्सचर जो आपके पास होता है वो क्या होता है, अ मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे मिसाल के तौर पर साल्ट एंड वाटर है तो वो होमोजीनियस होगा। एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल अगर मैं दूं, साल्ट इन वाटर, नमक को आप पानी में डिजोल्व करें तो जो नमक है वो पानी में नज़र नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिसाल के तौर पर इधर ही मैं आपको एग्जांपल दूं, सेंड इन वाटर। जब आप सेंड पानी में डिजोल्व करेंगे तो सेंड जो रेत है वो आपको पानी में नजर आएगी, दो अलग अलग फेस होंगे, इसका सेम फेस होगा तो हम उसको कहते हैं होमो। होमो मतलब सेम है, जीनियस का मतलब होता है फेस है, सेम फेस है। तो आपके पास साल्ट इन वाटर जो है ना वो सेम होता है, मतलब सेम कंपोजिशन होगी, इसे समझ लें कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ कह लें आप। मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की इसने डेफिनेशन पूछी थी, तो यहाँ पर 8 सवाल हो गए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। अब आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रेशन, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की आज डेफिनेशन उसने पूछी है, मतलब सिंपल कंडीशन पूछी थी। और उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन। जब हम अल्कीन में क्या करें, हाइड्रोजन ऐड करें तो उसको हम क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर अल्कीन को इथीन, ये CH2 और ये CH2, ये अल्कीन है, ठीक है। उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। तो ये आपके पास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CH3 और ये इथेन बन जाता है, ठीक है। ये मैंने मॉक टेस्ट में करवाया था, इथेन बन गया। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है निकल होता है, या प्लाटिनम होता है, या पैलेडियम होता है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर यहाँ पर हेलोजन होगा तो हेलोजिनेशन, ये भी आ सकता है। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सिंपल रदरफोर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बॉयस लॉ की स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो बॉयस लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर बॉयस लॉ की डेफिनेशन, अब देखो कभी बॉयस लॉ की डेफिनेशन पूछ रहा है, कभी चार्ल्स लॉ की पूछ रहा है, तो कभी डाल्टन्स लॉ की पूछ रहा है, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन की पूछ रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयस लॉ। उसके बाद है टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला। अब टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला उसने कहा था सेंटीग्रेड को आप क्या कर दो फाइनाइट में कर दें। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो आपके पास होता है सेंटीग्रेड इंटू 90। ये आपके पास जो है ना वो सिंपल आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 9/5 + 32 यहाँ पर ये ऐड कर देंगे। उसके बाद कल स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे भी आपको शार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वैसे तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसने सिंपल पूछी थी स्टोइचियोमेट्री की। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो 14 सवाल हैं 1 से लेकर 14 तक केमिस्ट्री के, वो बिल्कुल ईजी सवाल हैं। तो यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री आज ये आया था, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है ना वो फिजिक्स का पोर्शन भी करते हैं, देखते हैं कि फिजिक्स के कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। फिजिक्स में पावर की डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, हमें पता है कि जो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क का मतलब आपके पास है वर्क बराबर होता है एनर्जी के, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी है वो जोल है, ठीक है। और जोल आपके पास जो होता है m²L²T, यहाँ पर -2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मिसाल के तौर पर ये रखें सिंपल, इसकी ये डायमेंशन रखें तो ये आपके पास हो जाएंगे m²L²T -2, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से, जिस तरीके से एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आपके पास ये होती है एनर्जी की। और जो टाइम है आपके पास सिंपल टी इन्वर्स हो जाता है। तो इसको अगर हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा
एम स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, और टी ये हो जाएगा ऊपर तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास जो टाइम है ना वो यहाँ पर -3 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर पावर की आपके पास डायमेंशन ये निकल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? वो एम्पियर। ये भी इजी सवाल आया था। डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट है। डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट वो क्या होती है? स्केलर होती है, वेक्टर। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी और क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों यहाँ पर ये सवाल आए हुए हैं। उसके बाद है वेव डेफिनेशन। वेव की डेफिनेशन पूछी हुई है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथआउट ट्रांसफर ऑफ मैटर्स को हम वेव की डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, मगर सिंपल सवाल जो आए हुए थे ना वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बस है, ठीक है। जवाब आप खुद ही देख लेना, मगर फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज होती है ना वो टाइप मतलब के प्रोटेक्ट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, +2 चार्ज आपके पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर +2। और एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक ऐसा प्रोसेस होता है या सिस्टम होता है उसमें ना तो जो एनर्जी जो होती है ना या हीट ना तो सिस्टम में इन हो सकती है ना आउट हो सकती है, सील्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ना तो सिस्टम में एनर्जी आ सकती है या ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा सकती है या हीट, इस तरीके से। तो उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद है इनर्शियल मास है। इनर्शियल मास का मतलब सिंपल होता है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स मोशन, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है वो इनर्शिया जिसको हम कहते हैं। अब डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? डायमेंशन तो आपको मैंने यहाँ पर भी बताई थी, ½ mv²। अब यहाँ पर है ½ mv²। वी जो है आपके पास वेलोसिटी उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर है मास, तो यहाँ पर आपके पास m आ गया। अब इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड है। तो आप ये स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर एल हो जाएगा, इसको अभी स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम है उसका स्क्वायर, मगर ये पर सेकंड है तो यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी, देखो ये वाली ना काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताता था कि जो वर्क बराबर होता है आपके पास एनर्जी, क्योंकि यूनिट के हिसाब से वर्क का जो यूनिट होता है वो भी जूल ही होता है ना, इस वजह से। तो देखो ये मैंने लिखी हुई है। और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो फिजिक्स में वो जो है वो भी 10 सवाल आए थे, जो जो मुझे मिले मैंने वो सोल्व करने की कोशिश की है। बाकी यहाँ फिजिक्स के टीचर के साथ जो है ना वो पूछ लेना, और बाकी इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। तो हम सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टेन थीटा की डेफिनेशन पूछा है, तो ये इसके बराबर होता है अपोजिट साइड से अपॉन में आपके पास जो है ना वो एडजेसेंट एंगल के बराबर होता है या साइड के बराबर होता है। और मेट्राइसिस एडिशन रूल क्या होता है? मेट्राइसिस एडिशन रूल जो है वो सिंपल जब रो बराबर हो दूसरे मेट्राइसिस के कॉलम के बराबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, मगर मैं हूँ केमिस्ट्री का। ये आपके पास है, मैं अपने ये आपके पास एक मेट्राइसिस है और ये दूसरा मेट्राइसिस है। तो यहाँ पर 5 1 0 2, ठीक है, ये दूसरा मेट्राइसिस है। मतलब एडिशन में ये होता है जब इसके देखो रो और इसके कॉलम अगर बराबर हैं दोनों के, तो आपके पास एडिशन रूल इस तरीके से होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा इसके 2 + 5 और ये 1 + 0, 4 + 1, 3 + 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ये 7, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1, इसको सोल्व करेंगे तो 4 + 1 ये आपके पास 5, 3 + 2 तो यहाँ पर ये 5 है। तो सिंपल यहाँ पर आपके पास ये जवाब आ गया A + B, ठीक है। तो जब रो कॉलम के बराबर हो तो उसका यही आर्डर होता है सिंपल। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाया है, बाकी यहाँ पे मैथ के टीचर के साथ उसको कह देना, आपको करवा देगा। तो ये मेट्राइसिस का एडिशन रूल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी वेज कैन अ कैप्टन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन पिलर्स। वो कितने तरीके होते हैं? तो एन वेज होते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एंगल्स है उनका सम क्या होगा? तो 180 होता है। वाट इज सेट। सेट की डेफिनेशन पूछ रहा है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल इज द सेट। तो यहाँ पर ये 5 सवाल मुझे मैथ के मिले थे, तो मैंने आपको यहाँ पर ये सामने रखे हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश में कौन से सवाल आए थे? ये स्पाई का सिनोनिम पूछ रहा है। याद रहे जो फर्स्ट टेस्ट हुई थी मेहरान की, मतलब इसी साल में शायद 22 या 23 को हुई थी, तो उस दिन भी आपके पास जो ना ये स्पाई आया हुआ था, तो ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो स्पाई जो है वो उसका सिनोनिम क्या होगा? सिंपल उसका जो सिनोनिम है वो है सीक्रेट एजेंट है। और सिनोनिम ऑफ स्टे, ठीक है, तो रिमेन यहाँ पर आपके पास आ गया। और थर्ड सिनोनिम है कंपाइल। कंपाइल का मतलब है कोई चीज़ आप जमा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाइल। तो ये आपके पास सिनोनिम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइस। तो
डिवाइस का सिनोनिम होगा इन्वेंट, ईजाद करना। अब क्वेश्चन नंबर 5, आज ये एक्टिव वॉइस आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर नरेशन का आया हुआ है। तो एक्टिव वॉइस करते हैं द टीचर टीच इंग्लिश है, तो द टीचर टीच इंग्लिश, तो ये इसका हो जाए इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। तो ये आपके पास पैसिव इसका आ गया, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, तो इसका ये पैसिव हो गया। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब नरेशन है। ही सेड आई एम हैप्पी, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी इसका आ गया। तो ये 6 इंग्लिश के हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का सवाल है। वेयर आर यू गोइंग अली, वेयर आर यू गोइंग अली, तो देखो ये वेयर आपके पास सवाल भी है, तो वेयर आर यू गोइंग यहाँ पर काम आएगा, और लास्ट में आपके पास जो है ना क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो ये आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है करेक्ट सेंटेंस है। शी डोंट नो, अब देखो यहाँ पर शी है, तो शी जो है ना वो डोंट नहीं उठाता, आपके पास डजंट आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा शी डजंट नो, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना शी डजंट नो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड ब्रिटेन डिसाइड आफ्टर वर्ल्ड वार टू, मतलब जो वर्ल्ड वार टू हुई थी, और वर्ल्ड वार टू कब हुई थी, 1939 से लेके 1945, ठीक है, तो इस हुई थी, इस दौरान के उसने क्या डिसाइड किया था, टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इट्स कॉलोनीज, मतलब जो कॉलोनीज थी ना, तो कॉलोनीज को उसने क्या किया था, उसको आज़ादी थी। तो जो ब्रिटेन थी, सिंपल आपके पास ब्रिटेन को यूके का मतलब कि यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, तो उन्होंने आज़ादी का फैसला किया था। तो उनके आज़ादी का फैसला मतलब जिन पर जिन इलाकों या उनकी कॉलोनीज बनी हुई थी ना, तो जिनकी उनकी कॉलोनीज पर उनका कब्जा था, जिनकी कॉलोनी के ऊपर उनका कब्जा था, उनको आज़ादी दी थी। तो टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इस कॉलोनी से, अब उन कॉलोनीज़ को सिंपल में तो उतना नहीं जानता, इंग्लिश का टीचर को ज़्यादा पता होगा, मगर जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि कॉलोनीज़ को उसने इंडिपेंडेंस मतलब कि ग्रांट क्यों दी, मतलब आज़ादी उन्होंने क्यों दी, तो इनकी भी बड़ी वजूहत थी। अब कॉलोनीज़ का मतलब है यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में आपके पास जो है, मतलब जो हिंदुस्तान था, ठीक है, और अफ्रीका जैसे था, मिसाल के तौर पर उनकी कॉलोनी बनी थी, अफ्रीका एशिया, ये उनकी कॉलोनीज़ थी। तो इनकी कॉलोनी को दुनिया तो वर्ल्ड वार टू के बाद वो चला नहीं पा रहे थे। अब ये ना चलाना मतलब उनकी हुक्मरानी तो थी, वो चला सकते थे, मगर वो नहीं चला पाए। अब नहीं चलाने का मकसद ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, मतलब वो कर्ज में डूब गए थे, जंग लगी थी, जंग लगने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा आया था, तो वो उसकी कॉलोनीज़ को हुकूमत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ गया था, उनके पास रिसोर्स ही नहीं थे। और दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर भी था। ब्रिटेन के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी थी ना, जिसको लेबर पार्टी भी कहते हैं, वो ब्रिटिश के अंदर बनी थी ना, ब्रिटिश में बनी थी। जो लेबर पार्टी थी वो खुद इस हक में थी कि जो कॉलोनीज़ उन्होंने बनाई हुई थी उनको आज़ादी मिली। उसके बाद जो तीसरी यहाँ पर इसकी बड़ी वजह है वो है फ्रीडम मूवमेंट, मतलब जो यहाँ पर एशिया में एक फ्रीडम मूवमेंट जो तहरीक चलाई गई थी, ठीक है, पाकिस्तान मतलब उस टाइम पे जो मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे जितने, उन्होंने वो फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, और वो ताकत उन्होंने पकड़ ली, तो वो उसकी वजह से जो है ना वो कॉलोनीज़ को उनको आज़ाद करना पड़ा था। तो यहाँ पर आपके पास वो लेसन है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, तो मुझे बस इतना जानता हूँ, तो टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू कॉलोनीज़ है, तो ये उन्होंने फैसला किया था। उसके बाद जो बायोलॉजी में ना, बायोलॉजी में अगर किसी को एमसीक्यू चाहिए तो वो नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं इसको उसका थोड़े बहुत है 15-20 होंगे एमसीक्यू, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो यहाँ पर ये आज मतलब कि 3 तारीख को जो हुआ था पेपर, उसमें जो 2 सवाल मुझे मिले हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज बाय होम, किसने किया था, तो रॉबर्ट विटिकर था नाम उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी किंगडम्स आर इन विटेकर से क्लासिफिकेशन, तो विटेकर से की क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम सिस्टम था, तो यहाँ पर जवाब 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 3 जून 2026 को जो पेपर हुआ था, उसमें कुछ एमसीक्यू यहाँ पर मैंने आज आपके सामने रखे हैं, तो बाकी जो एमसीक्यू आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।